नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारत की वो वीर गाथा जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक के परवाह नहीं की और निछावर करने के लिए भारत का वो वीर सपूत एक पल भी डगमगाया नहीं। सैकड़ों वर्षों से भारत में लगातार अपना आधिपत्य और कब्जा जमाने को लेकर विदेशों से आक्रांता भारत में आते रहे हैं, मगर उसी दौरान भारत में भी ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने भारत में आने वाले आक्रांताओं को खदेड़ कर भगा दिया है। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसी ही एक वीर गाथा जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का पौरव राष्ट्र कैसा था और पौरव राष्ट्र ने आखिर भारत माता की लाज बचाने के लिए अपना किस तरह से योगदान दिया था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पोरस साम्राज्य कैसा था। तो अब आपको बता दें कि पोरस के राजा की बात करें तो पोरस के राजा का नाम राजा बमनी था। राजा बमनी के बेटे पोरस थे जिनका 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक का राज्यपाट माना जाता है। इस राज्य की बात करें तो इस राज्य की सबसे अनोखी चीज़ों की बात में एक रंग का विशेष महत्व था, क्योंकि इस राज्य में अगर महल की बात करें तो वो नीले रंग का था और इस राज्य में यदि राजा से लेकर आम जनता तक कोई कपड़े पहनता था तो वो सभी नीले रंग के ही कपड़ों का उपयोग करते थे, क्योंकि इस राज्य में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ को वरीयता दी जाती थी तो वो मात्र नीले रंग को ही वरीयता दी जाती थी, क्योंकि पौरव राष्ट्र को नीले रंग के ही नाम से जाना जाता था। इस राज्य में नीले रंग का अपना सबसे अधिक महत्व भी हुआ करता था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पोरस का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। तो पोरस के साम्राज्य की बात करें तो पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर पंजाब प्रांत होते हुए झेलम नदी तक फैला हुआ था, जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में था। वहीं इस राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये राज्य नदियों से पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता था, क्योंकि इस राज्य के एक तरफ जहां झेलम नदी इस राज्य में आने वाले शत्रुओं को रोकती थी, तो दूसरी तरफ बहने वाली सिंधु नदी भी इसकी रक्षा करती हुई नजर आती थी। ऐसे में कोई भी विदेशी हो या देश में कोई भी पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तो वहीं सबसे बड़ी बात ये भी थी कि यहाँ पर बड़ी नदियाँ होने के चलते यहाँ का व्यापार भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। पौरव राष्ट्र के व्यापार की बात करें तो पौरव राष्ट्र से चीन, मिस्र, ईरान, इराक, फारस तक के लोग व्यापार करने उस वक्त आया करते थे, जिसके चलते इस राज्य की सामरिक स्थितियां भी काफ़ी मजबूत हुआ करती थीं। ऐसे में जब भारत पर अलेक्जेंडर यानी कि महान सम्राट ने हमला बोला तो वह झेलम नदी के उस पार तो अपना राज्यपाट स्थापित कर सका, मगर झेलम नदी के विकराल प्रकोप को देखकर वह पौरव राष्ट्र तक नहीं आ पा रहा था, जिसको लेकर उसने तक्षशिला के राजा अंबी से मिलकर झेलम नदी पर एक पुल का निर्माण करने के लिए कहा, मगर झेलम पर पुल बना पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि झेलम का बहाव इतनी तेज था कि कोई भी पुल उस पर बनकर इतनी बड़ी सेना को लेकर जाने लायक नहीं बन सकता था। मगर दुनिया के एक छोटे से नक से मैसेडोनिया से निकलकर आधी दुनिया को जीत लेने वाला अलेक्जेंडर किसी भी कीमत पर भारत पर अपनी फतह करना चाहता था, जिसको देखते हुए अलेक्जेंडर ने बिना युद्ध किए अपनी दहशत से तक्षशिला को तो अपने कब्जे में ले लिया, मगर पौरव राष्ट्र को पर वह अपनी विजय नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि पौरव राष्ट्र के राजा पुरुषोत्तम ने अलेक्जेंडर से अपनी मातृभूमि पर किसी भी कीमत पर कब्जा न करने का संकल्प ले रखा था। मगर अलेक्जेंडर किसी भी कीमत पर पौरव राष्ट्र पर अपनी फतह चाहता था। ये दोनों महान योद्धा एक दूसरे पर अपनी जीत फतह करना चाहते थे।
अलेक्जेंडर जहां एक तरफ भारत पर कब्जा करना चाहता था तो वहीं दूसरी तरफ महाराज पुरुषोत्तम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उससे युद्ध लड़ रहे थे। ऐसे में पुरुषोत्तम ने अपने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को भी अपने संपर्क में लेकर उनसे संधि कर ली और अलेक्जेंडर के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सभी को एक होने के लिए आमंत्रित किया। वहीं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए महाराज पुरुषोत्तम ने महान विद्वान विष्णुगुप्त चाणक्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे आगे के विषय में जानकारियां ली, जिस पर विष्णुगुप्त चाणक्य ने भारत के सबसे महान सम्राट यानी कि मगध से मदद मांगने की पेशकश सामने रखी, जिसे पुरुषोत्तम ने भी अपना समर्थन दिया। गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की बात करें तो विष्णुगुप्त चाणक्य एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ काफ़ी बुद्धिजीवी भी थे, जिसके चलते विष्णुगुप्त चाणक्य ने महाराज पुरुषोत्तम से स्वयं चलकर मगध के सम्राट धनानंद से मदद मांगने की गुहार लगाने के लिए कहा। मगर विष्णुगुप्त चाणक्य की बात को सुनने के बाद महाराज पुरुषोत्तम ने मगध के राजा धनानंद के पास स्वयं न जाने की बात की, बल्कि अपने पिता को महाराज धनानंद के पास जाने की बात कर दी, जिसके बाद विष्णुगुप्त चाणक्य ने महाराज पुरुषोत्तम को समझाने का भी प्रयास किया कि वह जिसके पास मदद मांगने जा रहे हैं वह कोई छोटा मोटा सम्राट नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी सल्तनत यानी कि मगध का सम्राट धनानंद था। धनानंद काफ़ी क्रूर और काफ़ी चतुर भी माना जाता था और वह पैसे का लोभी भी था। धनानंद किसी से भी पैसे के चलते अपनी संधि कर सकता था तो किसी की जान भी ले सकता था। मातृभूमि और अखंड भारत का सपना लेकर पौरव राष्ट्र से पूर्व राजा बमनी और आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य मगध से मदद मांगने के लिए नदी के सहारे निकल पड़े और जब मगध राज्य में उनका प्रवेश हुआ तो दोनों का ही मगध के राजा धनानंद ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया। अपने स्वागत को देखकर पूर्व महाराज बमनी काफ़ी खुश नजर आए, मगर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य धनानंद की सभी नीतियों को पूरी तरीके से जानते थे। वह इस बात को देखकर जान चुके थे कि कुछ यहाँ पर अनैतिक होने वाला है। धनानंद की बात करें तो धनानंद नापित वंश का दूसरा राजा हुआ करता था और वह अपने साम्राज्य में अपने आप को भगवान मानता था। धनानंद यदि किसी को अपना दुश्मन मानता था तो वह क्षत्रियों को अपना दुश्मन मानता था और क्षत्रियों से किसी भी प्रकार की संधि नहीं करना चाहता था। मगर इसी बीच जैसे ही धनानंद को ये जानकारी हुई कि पौरव राष्ट्र के पूर्व राजा उसके दरबार में मदद के लिए हाथ फैलाने आए हैं, तो मगध के राजा धनानंद ने उनका स्वागत किया और अपने महल में उन्हें बुलाकर उन्हें अपने महल के बीचों बीच खड़ा कर दिया और उनसे अपनी बात रखने के लिए कहा, जिस पर राजा बमनी ने अपनी मातृभूमि और भारत की रक्षा करने के लिए और विदेशियों को खदेड़ने के लिए उससे अपना समर्थन मांगने की बात की, जिस पर नापित वंश का राजा धनानंद भड़क गया और उसने दोनों ही लोगों को बंधक बना लिया। धनानंद के दरबार में मातृभूमि की रक्षा का प्रस्ताव लेकर पहुंचे राजा बमनी के साथ धनानंद ने शत्रुओं जैसा व्यवहार किया और उनके सिर की पगड़ी को उखाड़ लिया, जिसके बाद उसने पौरव राष्ट्र के राजा महाराज पुरुषोत्तम को उसके पिता की पगड़ी उसके महल में भिजवा दी और स्वयं अपने आप से मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसको देखते ही राजा पुरुषोत्तम ये जान गए कि धनानंद उनसे धन चाहता है, क्योंकि धनानंद धन के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। जिसके बाद महाराजा पुरुषोत्तम
भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने खजाने से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी और काफ़ी आभूषण लेकर धनानंद के दरबार में पहुँचे। वहीं अपनी मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेकर धनानंद के दरबार में महाराज पुरुषोत्तम पहुँचे और धनानंद के सामने हीरे जवाहरात और जेवरों से भरे हुए टोकरे धनानंद के सामने रखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरे हुए टोकरे देखकर धनानंद काफ़ी प्रभावित नजर आया और उसने महाराज पुरुषोत्तम को बुलाकर अपने पास बिठाकर उनसे चर्चा की। मगर धनानंद काफ़ी क्रूर था और वह कभी भी क्षत्रियों के साथ मिलकर युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह क्षत्रियों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। महाराज पुरुषोत्तम ने अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हुए धनानंद को काफ़ी समझाया और उससे कुछ संधियाँ की, जिसके बाद धनानंद अपनी 30,000 की एक टुकड़ी भेजने को तैयार हो गया। जिसके बाद पुरुषोत्तम अपने पिता और गुरु को लेकर दोबारा पौरव राष्ट्र वापस आ गए और अलेक्जेंडर से युद्ध की तैयारियों में जुट गए। इस दौरान अलेक्जेंडर भी लगातार युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ था, तो वो सबसे बड़ी बात ये थी कि वह झेलम नदी को पार करने के लिए पुल बनाने का भी प्रयास लगातार कर रहा था। ऐसे में अलेक्जेंडर ये जान चुका था कि झेलम नदी पर पुल बना पाना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद अलेक्जेंडर 6 महीने तक लगातार झेलम नदी को पार करने के लिए उसके तटों को देखता रहा। मगर कहा जाता है कि अगर आप प्रयास करें तो कोई भी चीज़ आपके लिए छोटी साबित हो सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया अलेक्जेंडर ने और 6 महीने की अपने प्रयासों के बाद जिस जगह से झेलम नदी मुड़ती थी उस जगह पर झेलम नदी का पाट काफ़ी छोटा था, जहां से अलेक्जेंडर ने अपनी सेना को ले जाने का निर्णय ले लिया और आक्रमण करने के लिए पौरव राष्ट्र पर पूरी तैयारियों को करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीतते ही अलेक्जेंडर अपनी आधी सेना लेकर झेलम को पार कर गया और पौरव राष्ट्र में दाखिल हो गया। मगर अलेक्जेंडर की सेना काफ़ी बड़ी थी और झेलम नदी का पानी उफान मार रहा था, तो वहीं झेलम नदी का पानी काफ़ी तेज भी बह रहा था, जिसके चलते अलेक्जेंडर की पूरी सेना झेलम को पार नहीं कर सकी। अलेक्जेंडर किसी भी कीमत पर अपने बचपन के सपने को पूरा करना चाहता था, जिसको देखते हुए उसने अपनी आधी सेना के साथ ही पौरव राष्ट्र में दाखिल होकर हमला करने की पूरी तैयारियां कर लीं। मगर जब अलेक्जेंडर पौरव राष्ट्र में झेलम नदी पार कर अंदर आ गया था, ये बात पौरव राष्ट्र के राजा पोरस को नहीं पता लग पाई, जिसके चलते पौरव राष्ट्र की सेनाएं उतनी तैयार नहीं थी। अलेक्जेंडर अपनी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह किसी भी युद्ध के नियम और कानूनों को नहीं मानता था। बस उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि आखिर वह भारत को कैसे फतह करे। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, जिसको देखते हुए अलेक्जेंडर ने पौरव राष्ट्र पर देर रात हमला शुरू कर दिया। हमले की सूचना जैसे ही पुरुषोत्तम यानी कि पोरस को लगी, तो पोरस ने भी अपनी 20,000 सेना को तैयार किया और अलेक्जेंडर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलेक्जेंडर के घुड़सवार पौरव राष्ट्र की सेना पर बिल्कुल काल बनकर टूट रहे थे। ऐसे में जब पुरुषोत्तम ने ये देखा कि उसकी काफ़ी सेना मारी जा रही है, तो पुरुषोत्तम ने अपनी गज सेना को फिर से आगे किया, जहां पर अलेक्जेंडर के 7-7 फुट लंबे जवान और घोड़ों पर सवार होकर पौरव राष्ट्र की सेना की गर्दनें काट रहे थे। तो वहीं जैसे ही अलेक्जेंडर की सेना के सामने 10 से 15 फुट ऊंचे गज सेना के हाथी अलेक्जेंडर की सेना के बीचों बीच आए, जिनकी सूंडों पर लंबी लंबी तलवारें बंधी हुई थी। ऐसे में गज सेना के हाथियों ने अलेक्जेंडर के घुड़सवारों की गर्दनें काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अलेक्जेंडर की काफ़ी बड़ी मात्रा में घुड़सवार सेना की जवानों की खोपड़ियां कट गईं। तो वहीं लगातार अलेक्जेंडर के जो पैदल सैनिक थे वो गजों के
पैरों के नीचे आकर मारे जाने लगे। ऐसे में अलेक्जेंडर बौखला गया और उसने पीछे हटने का इस बार निर्णय नहीं लिया, बल्कि पौरव राष्ट्र पर और हमले को तेज कर दिया। अलेक्जेंडर इस बार ये युद्ध किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, इसलिए अलेक्जेंडर ने एक तरफ जहां उत्तर की तरफ से हमला किया तो वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला के राजा अम्बीराज से पौरव राष्ट्र के महल के पीछे से हमला करने का आदेश जारी कर दिया। इस दौरान तक्षशिला ने भी पौरव राष्ट्र पर पीछे से हमला कर दिया, जिसके चलते अब पौरव राष्ट्र की सेना दो भागों में बंटती हुई नजर आने लगी। ऐसे में अलेक्जेंडर की रणनीति काम कर गई और इस दौरान पौरव राष्ट्र की सेना कमजोर पड़ने लगी। इसी को देखते हुए दोनों सेनाएं आपस में और युद्ध को तेज करती हुई नजर आई। देखते ही देखते अलेक्जेंडर और महाराज पुरुषोत्तम यानी कि पोरस का सामना एक दूसरे के सामने हो गया और दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते पौरव राष्ट्र की सेनाएं जहां एक तरफ युद्ध कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर और पोरस आपस में युद्ध कर रहे थे। इसी दौरान पोरस ने अलेक्जेंडर के घोड़े के गले पर अपना एक भाला उठाकर मार दिया, जिसके चलते अलेक्जेंडर का विजयी घोड़ा वहीं पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। अपने घोड़े की मौत को देखकर अलेक्जेंडर काफी डर गया और वह वहां से भागने लगा, जिस पर पौरव राष्ट्र की सेना ने अलेक्जेंडर को छोड़कर अम्बीराज की सेना पर हमला बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान अलेक्जेंडर अपने घोड़े को मृत अवस्था में देखकर काफी अचंभित हो गया, क्योंकि अलेक्जेंडर का ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि ब्यूटीफेलस था। ब्यूटीफेलस अलेक्जेंडर के लिए एक घोड़ा नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अलेक्जेंडर इस घोड़े के ही दम पर सारे युद्ध करता था और अलेक्जेंडर के पास ब्यूटीफेलस तब से था जब अलेक्जेंडर अपने पहले युद्ध के लिए मैसेडोनिया से निकला था। अलेक्जेंडर जब युद्ध करता था तो अलेक्जेंडर का आधी जीत का हिस्सा ब्यूटीफेलस बनता था। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपने घोड़े को मृत अवस्था में देखा तो वह युद्ध के मैदान में ही जमीन पर बैठकर रोने लगा। अलेक्जेंडर को ऐसा करता देख महाराजा पुरुषोत्तम यानी कि पोरस वहां से चले गए और उन्होंने अम्बी की सेना पर महल के पीछे हमला बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद अलेक्जेंडर वहां से युद्ध के मैदान में लौटकर अपने कैंप चला गया। अलेक्जेंडर अपने घोड़े की मौत से इतना परेशान हो गया कि उसने इस युद्ध को में आना ही व्यर्थ समझा। इस पूरे युद्ध में अलेक्जेंडर की ज़्यादातर सेना और उसके कई सारे सिपहसालार भी मारे गए, तो वहीं उसका सबसे बड़ा योद्धा उसका घोड़ा ब्यूटीफेलस भी मारा गया। ऐसे में अलेक्जेंडर इतना परेशान हो गया कि अलेक्जेंडर ने फिर से एक बार पोरस के महल पर हमला किया, मगर पोरस के पास इस बार केवल 5000 सैनिक बचे थे। मगर पोरस ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने हथियार नहीं डाले और अपने सारे बचे हुए सैनिकों को लेकर महल के भीतर चला गया और महल की दीवारों पर अपने सभी सैनिकों को खड़ा कर दिया। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने फिर से पौरव राष्ट्र पर हमला किया और हमला करते करते पौरव राष्ट्र के महल के मुख्य द्वार पर अपनी सेना के साथ जा खड़ा हुआ, जिसके बाद महाराज पुरुषोत्तम ने हार नहीं मानी और अपनी जान को जोखिम में डालकर अलेक्जेंडर की सेना पर फिर से बड़े बड़े पत्थरों और तीरों से हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान अलेक्जेंडर के भारी मात्रा में सैनिक मारे गए। इन सब चीज़ों को देखकर अलेक्जेंडर काफ़ी हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि इससे पहले अलेक्जेंडर को इतना नुकसान कभी भी किसी युद्ध में नहीं हुआ था। ऐसे में ही अलेक्जेंडर को ये भी पता लगा कि झेलम के पार उसकी खड़ी सेना में भी बगावत शुरू हो गई है और सेना अब आगे युद्ध नहीं करना चाहती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अलेक्जेंडर काफ़ी चतुर था और उसने पोरस के सामने प्रस्ताव भेजा कि वह अब अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दे।
अगर अलेक्जेंडर के सामने पुरुषोत्तम अपना आत्मसमर्पण कर देता है तो वह उसका राज्यपाट वापस कर देगा, मगर महाराज पुरुषोत्तम ने अलेक्जेंडर की संधि को ठुकरा दिया और अंतिम श्वास तक उससे युद्ध करने का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर पौरवराष्ट्र के महल पर हमला कर दिया, मगर उसे वहां भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पौरवराष्ट्र की सेना अंतिम दम तक अपने राष्ट्र को झुकता हुआ नहीं देखना चाहती थी। मगर अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ महल के भीतर प्रवेश कर गया, जिसके बाद अलेक्जेंडर का सामना फिर से एक बार महाराज पुरुषोत्तम से हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच भीषण युद्ध होता रहा। मगर युद्ध के काफ़ी देर तक चलने के बाद अलेक्जेंडर ने महाराज पुरुषोत्तम यानी कि पोरस को बंधक बना लिया, और बंधक बनाए जाने के बाद अलेक्जेंडर ने महाराज पुरुषोत्तम से उनसे ये पूछा कि अब जब वो अलेक्जेंडर के बंधक में हैं तो अब उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, और यदि महाराज पुरुषोत्तम अलेक्जेंडर के अधीनता को स्वीकार कर लें तो वह उन्हें छोड़ देगा। मगर पुरुषोत्तम ने अलेक्जेंडर की आंखों में आंखें डालकर बोला कि वह किसी भी कीमत पर एक विदेशी के सामने झुकेंगे नहीं और उनकी चाहे जान चली जाए। वहीं महाराज पोरस को बंधक बनाए जाने के बाद अलेक्जेंडर ने उनसे एक राजा होने के नाते किस तरह का बर्ताव किया जाए उनकी अंतिम इच्छा को जाना, जिस पर अलेक्जेंडर के सामने आंखों में आंखें डालकर महाराज पुरुषोत्तम ने उनसे बोला कि जो राजा जीत फतह करने के बाद दूसरे राजा के साथ करता है वैसा ही व्यवहार अलेक्जेंडर पुरुषोत्तम के साथ भी करे। पुरुषोत्तम की इस बात को सुनते ही अलेक्जेंडर काफ़ी प्रभावित हो गया और उसने अपने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तो साथ ही साथ महाराज पुरुषोत्तम से मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए अपना प्रस्ताव रखा, मगर महाराज पुरुषोत्तम ने उससे मित्रता की बात नहीं करी। जिस पर अलेक्जेंडर ने जब उनसे इस बात की संधि की कि वह अब भारत पर हमला नहीं करेगा और भारत से वापस अपने देश की तरफ जाएगा, अलेक्जेंडर की इस बात को सुनते ही महाराज पुरुषोत्तम उसकी बात पर अमल में करने लगे और उससे मित्रता के बढ़ाए हुए हाथ को थाम लिया। जिसके बाद अलेक्जेंडर भारत की भूमि से वापस जाने के लिए तैयार हो गया। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर और महाराज पुरुषोत्तम की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के विचारों को सुनते और समझते थे। जिसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने देश फिर से मैसेडोनिया जाने का निर्णय ले लिया। तो आपको उम्मीद है कि हमारी इस ऐतिहासिक कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि देश से बड़ा कोई ना ही धर्म होता है और ना ही जाति, क्योंकि देश से ही हमारी पहचान है। इसलिए आप इस ऐतिहासिक कहानी को ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।